ठीक है, देखो अब चौथे का हम लोगों का अगला क्वेश्चन है गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का सूत्र, यानी गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करना है। गॉस की प्रमेय क्या है, जल्दी से रिवाइज करा दें। गॉस की प्रमेय हमारी कि निर्वात अथवा वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय, इसका हमें उपयोग करके अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक वो बना लेते हैं कि एक चालक तार है और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या है, चालक तार मान लेते हैं। इस पे अनंत लंबाई का है। ठीक है, इसको आवेश दिया गया है, तो आवेश इसके एकांक लंबाई पर, चालक तार की एकांक लंबाई पर आवेश क्या हो गया है, एक समान रूप से वितरित हो गया। और जब आवेश किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ रेखिक आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, रेखिक आवेश घनत्व। जब किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखिक आवेश घनत्व। अब ऐसे समझ लो आप, ये चालक तार है, अब इसके निकट यानी इसके चारों ओर ऐसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। चारों ओर तो होगा, ऐसे तो नहीं कि एक ही साइड उत्पन्न हो, चारों ओर उत्पन्न होगा। तो हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ क्या है कि गॉस की प्रमेय में या एक ऐसा बंद निर्वात अथवा वायु में खींचा गया ऐसा एक पृष्ठ जो जिसके द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। ऐसे पृष्ठ को, काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो इस तार के चारों ओर हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते। ठीक है, इस तरीके से हम इस तार से कुछ दूरी पर, ठीक है, तार से कुछ दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे जो गॉसियन पृष्ठ के बिल्कुल पृष्ठ पर होगी। ठीक है, हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये गॉसियन पृष्ठ हमने खींच लिया है। यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं हम, कौन सा बिंदु, P, जो तार से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी होगी प्लस आवेश के कारण, क्योंकि प्लस आवेश के कारण कहाँ की ओर जाती है, अनंत की ओर। ठीक, तो प्लस आवेश के कारण कहाँ की ओर जाएगी, अनंत की ओर जाएगी। ठीक है, और दूसरा भाई, अब ऐसा नहीं है कि अनंत लंबाई का चालक तार है तो यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, यहाँ पे भी तीव्रता ऐसे उत्पन्न होगी, यहाँ पे भी उत्पन्न होगी ऐसे। ठीक, यहाँ हम अगर इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल लें इसके चारों ओर का, तो ये इस तरीके से होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होगा। यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे क्या होगा, लंबवत होगा ऐसे, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस, ऐसे ही होगा। ये वेक्टर ही वैद्युत क्षेत्र है और ये होगा। यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, 90। यहाँ पे भी कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ कितने अंश का बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं कैसी हैं, सेम। ठीक, देखो अब पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अपन को तो पता है कि एक तार है अनंत लंबाई का, यानी कि उसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, यानी पृष्ठ रेखिक आवेश घनत्व जो है वो अपन को कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। ठीक है, तो और लैम्डा बराबर क्या होता है अपना, Q/L। लैम्डा बराबर कितना होता है, Q/L। तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, ध्यान से देखना, डेरिवेशन पिछले वर्ष भी आई हो, पिछले वर्ष का सेट अपन लगा रहे हैं, आगे भी काम आ सकती है। ठीक है, तो फाई E1 बराबर अपन जानते हैं वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस, यही होगा। ठीक, अब इसमें देखो वेक्टर हटाओ, क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, EDS कॉस थीटा। ठीक है, EDS कॉस थीटा यानी फाई E1 बराबर अपना
यहाँ देखो तो कॉज कितना 0 अंश है, देखो ये कोण, तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1। फाई E1 बराबर EDS, समीकरण नंबर 1। इसका निकालो, फाई E2 बराबर क्या होगा, वेक्टर वही EDS, ठीक है। वेक्टर हटाओ, क्या आएगा EDS cos थीटा, और यहाँ कोण कितने अंश का है 90, तो cos 90 का मान कितना होता है 0, यानी E2 फाई E2 बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बन रहा है, तो लिख लोगे ना तुम, ये तो वक्र पृष्ठ से था, ये कहाँ से गुजर रहा है अपना समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, ये 0 हो गया आपका। ऐसे ही इसी प्रकार लिख दें हम, ठीक है, इसी प्रकार लिख देना तुम लोग, मतलब ऐसे कर लेना उसको कि ये भी निकालोगे ना, तो ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ऐसे ही निकाल लेना, ठीक है। cos 90 रख के 0 आएगा वो तो फाई 3 भी कितना है 0। कुल फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, फाई E बराबर फाई E1 फाई E2 और फाई E3, टोटल कर दूं तो यही मिलेगा तुम्हें, केवल E और DS, ये 0 ये भी 0, यानी फाई E बराबर अपना कितना आ जाएगा EDS, ठीक। हम समाकलन ले लें अगर इसका, ठीक है, डी फाई निकाल, समाकलन ले लें इसका क्योंकि DS क्षेत्रफल है, तो समाकलन लो तो फाई E बराबर E बाहर रहेगा और ये क्या DS ही रहेगा, और इसका मान अपन को पता है, गॉसियन पृष्ठ वक्र पृष्ठ लिया उसका अपन ने 2 पाई RL होता है, ठीक, 2 पाई RL, तो फाई E बराबर हम इसको लिख देते 2 पाई RL और इनटू में E, ये बना लिया हमने समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब समीकरण 1 बना लिया, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय, जानते कि नहीं, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है अपनी, फाई E बराबर Q/ε0, यही। और यहाँ देखो अपन को पहले ही पता है कि भाई अनंत लंबाई के चालक आवेशित तार पर आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया, तो रेखिक आवेश घनत्व है लैम्डा, तो यहाँ से अगर देखें हम तो Q बराबर आ जाएगा अपना लैम्डा इंटू L, रख दें इधर, फाई E का पूरा मान रख दो जो आया अपना, कितना आया ये था 2 पाई RL इंटू E, और ये लिख दिया अपन ने लैम्डा E, और बटे में कितना है एप्सिलॉन नॉट, L से L तो कट जाएगा, E का मान निकाला, तो E बराबर हम इसको इधर पक्षांतर करके भेज रहे हैं, तो 1 आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बट्टे में R, ऐसे लिख देंगे। अब 2 का गुणा ऊपर कर दो, 2 का गुणा नीचे, क्यों, क्योंकि इसका मान तो अपन को नहीं पता, अपन को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है कि कितना होता है, 9 × 10⁻9, तो इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे, तो क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बट्टे में R, यही क्या होगी अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 3 नंबर का क्वेश्चन है, डेरिवेशन आप ऐसे करके आओगे, चित्र बना के आओगे, आराम से तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक, तो इसको देख लेना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है परावर्ती दूरदर्शी, ठीक है। दूरदर्शी क्या कहलाते हैं, वे ऐसी युक्ति जिसके द्वारा हम दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कि खगोलीय पिंड, ठीक है, यानी आकाशीय पिंड, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उस युक्ति को हम क्या कहते हैं दूरदर्शी। अब दूरदर्शी 2 प्रकार के हैं तुम्हारे,
अपवर्ती है, दूसरा परावर्ती। अपवर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, अपवर्तन होता है, यानी कि केवल और केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है, काय के रूप में, अभिदर्शक लेंस के रूप में और नेत्रिका लेंस के रूप में। परावर्ती दूरदर्शी में चेंज है, क्या है, इसमें घटना परावर्तन के साथ होती है। परावर्तन यानी कि इसमें अपन को क्या चाहिए, अपन को एक दर्पण लगाना पड़ेगा, ठीक। और दर्पण कौन सा उपयुक्त होता है, तो हम लोगों ने 6 स्थितियां पढ़ी हैं दर्पण की, पढ़ी, तो अवतल दर्पण का इसमें इस्तेमाल करते हैं। उससे प्रकाश की किरण परावर्तित होती है, परावर्तित होके उसका प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, जो दूर स्थित वस्तु थी, ठीक है। और दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो चमकीला बनता है, गोलीय विपथन का दोष नहीं होता है, इसलिए इस दूरदर्शी को हम ज़्यादातर इस्तेमाल में करते हैं, ठीक है। ये अभी भी एक बड़ा मतलब ऐसे अमेरिका में के कैलिफोर्निया में परावर्ती दूरदर्शी रखा हुआ है, ठीक है, जिसका व्यास लगभग 5 मीटर का है। जो दर्पण है उसका व्यास 5 मीटर का है, उसी से वस्तुओं को देखा जाता है। बाहर की जो उल्का पिंड वगैरह आते हैं बाहर से, ऐसे कि भाई पता कैसे चल जाता है वैज्ञानिकों को, तो उसी के द्वारा उसकी जो खगोलीय जो भी घटनाएं होती हैं उसका इस्तेमाल करके उस चीज़ को देखा जाता है, ठीक है। काफ़ी बड़ा वो है। तो इसकी भी थ्योरी हम लिखवा चुके हैं तुम्हें। इसका किरण आरेख बिल्कुल सरल सा है, ठीक है। हम अभी स्क्रीन पे उसको आपको दे देंगे, उसकी थ्योरी और किरण आरेख शायद पूरी थ्योरी है। उसमें क्वेश्चन में उसने कुछ कहा ही नहीं। क्वेश्चन में कहा है कि दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। मतलब ये वर्क कैसे करता है वो बताना है, आवर्धन क्षमता नहीं बतानी। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, नहीं तो आप उसको सोचें कि क्वेश्चन में आवर्धन क्षमता ही तुम्हें निकलवानी है। सर ने बताया था पूरा परावर्ती दूरदर्शी है, फिर उसका किरण आरेख, फिर उसकी संरचना, क्रियाविधि, इतना नहीं करना है। परावर्ती दूरदर्शी का तुम्हें किरण आरेख खींचना है, ये बोला है पहले तो भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर आधा 1-1.5 नंबर उसमें हो जाएगा तुम्हारा किरण आरेख बनाने में ही, क्योंकि वैसे भी वो है। और दूसरा उसकी हमें क्या चाहिए, उसकी क्रियाविधि। तो 2 ही चीज़ें हमें लिखनी है, तो क्रियाविधि स्पष्ट करेंगे हम और किरण आरेख। तो ये सरल सा है, कोई इसमें कठिन नहीं है, ये तो तुम्हें पहले से ही बता रखी है, ठीक है। उसको नहीं हम बना रहे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा चौथे का गा, जिसमें है तुम्हारे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय तीनों पदार्थ का मतलब तीनों में अंतर बताना है कि क्या क्या अंतर है और इनका एक एक उदाहरण देना। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जिनको यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। सरल सी परिभाषा है बिल्कुल, तीनों की परिभाषा सिंपल। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, डिवाइड करके मिलेगा स्टेप वाइज। पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ, क्या, ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जिनको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय। उदाहरण के तौर पे क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक, थोड़ा सा मामूली सा चुंबकित होता है। दूसरा फिर आता है आपका कौन सा है, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय यानी ऐसे पदार्थ जिनको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसे लग रहा है इधर को है तो वो इस तरीके से विपरीत दिशा में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, यानी दूर हटते हैं क्षेत्र से। ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कौन है, सोना है, चांदी है, ये इसके परफेक्ट उदाहरण है किसके, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के, ठीक है। फिर तीसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ, यानी वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं, उन्हें हम कौन से पदार्थ कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ। बिल्कुल सरल परिभाषा है तीनों की। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या है, वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कौन है, निकेल है, कोबाल्ट है, लोहा है, लोहा तो है ही क्योंकि लोह चुंबकीय तो बोल दिया, तो निकेल है, कोबाल्ट है और लोहा है, ये तीनों इसके उदाहरण, ठीक है। तो तीनों ये क्वेश्चन है, इनको आप लिख लेना, स्क्रीन पर भी हम आपको उधर नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। चौथे का घा है हमारा। अब अगला क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक
के वर्गीकरण की व्याख्या करनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक नंबर आपको मिल जाएगा, तीनों अलग पदार्थों की व्याख्या करनी। ठीक है, तो हम किसी पदार्थ की अगर व्याख्या कर रहे हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर, तो ऊर्जा बैंड हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक चालन बैंड और एक संयोजी। चालन बैंड अधिकांश रिक्त रहता है, केवल चालक पदार्थों के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पाए जाते हैं, बाकी किसी के नहीं। संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजी बैंड में कौन पाए जाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। और जब क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहा जाता है, चालन बैंड में जाता है, तो उसी पदार्थ में क्या बहती है? धारा बहती है। तो उसी पदार्थ में क्या बहती है? धारा बहती है। तो यहां पे क्या होने वाला है, हम लोग तीनों की व्याख्या करने वाले ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे चालक पदार्थ क्या। चालक पदार्थ यानी वे पदार्थ जिनके चालन बैंड तथा संयोजी बैंड, जिनके चालन बैंड, ठीक है, और कौन से? संयोजी बैंड, दोनों बैंड कैसे रहते हैं? चालन बैंड और संयोजी बैंड कैसे रहते हैं? एक दूसरे पर अध्यारोपित रहते हैं, यानी कि इनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो कैसा होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम, यानी कि कितना? 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम? चालक पदार्थ। फिर आता है आपका कौन सा? कुचालक पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल पाया जाता है वो बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, ऐसे बैंड जिनके बीच में ऊर्जा अंतराल कितना पाया जाता है? लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। ठीक है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता है। ठीक, संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजी बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता है, यानी इनमें धारा किसी प्रकार से नहीं बह सकती। ऐसे पदार्थ को हम कौन से पदार्थ कहते हैं? कुचालक पदार्थ। फिर आता है हमारा कौन सा? अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, ठीक है, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो कैसा रहता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं हम। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। यानी इनमें थोड़ी सी ऊष्मा मिलने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, थोड़ी सी ऊष्मा मिलने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी बैंड से निकलकर कहाँ चला जाता है? चालन बैंड में चला जाता है, और धारा क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। ठीक, संयोजी बैंड से निकल के इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? चालन बैंड में चला जाएगा, और धारा क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब ऊष्मा मिलेगी या ऊर्जा मिलेगी तभी। ठीक, तो ऐसे अब आजकल की अधिकांश जो युक्तियां हैं वो हमारी अर्धचालक युक्तियों पर ही वर्क कर रही हैं, चाहे घर की LCD टीवी हो, ठीक है, या पेट्रोल पंप पे लगी हुई मशीन हो। ये उसके उदाहरण है। तुमने देखा होगा तत्काल से कोई भी चीज़ चालू नहीं होती है। टीवी को अगर चालू करेंगे तो कुछ देर टाइम लगता है उसको, क्योंकि जैसे ही ऊष्मा मिलती है उसके बाद उसका जो प्रोसेसर वगैरह होता है वो वर्क करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अर्धचालक युक्तियाँ हैं हमारी ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वाप्रेरण से क्या तात्पर्य है? ठीक, एक सवाल दे रखा है, सरल सा बिल्कुल सवाल है। स्वाप्रेरण से क्या तात्पर्य है? एक कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हम बाद में निकालेंगे, पहले स्वाप्रेरण को समझते हैं। स्वाप्रेरण का मतलब क्या है? स्वा, देखो उसके शब्द को देखें, स्वाप्रेरण। स्वाप्रेरण मतलब स्वयं ही उस कुंडली में विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाना। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? स्वाप्रेरण की घटना कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई कुंडली है, ठीक है, कोई इस तरीके से कुंडली बनी हुई है, देखो ये ऐसे कुंडली है, इसमें हम बैटरी लगा दें हम,
ठीक है, धारा नियंत्रक वगैरह ऐसे लगा के कुछ, ठीक, जैसे बैटरी, इधर हम लगा दे रहे हैं क्या, धारा नियंत्रक, ठीक है। तो यदि हम क्या कर दें भाई, ये धारा नियंत्रक लगा दिया बैटरी, ठीक, ये हमारी क्या है, कुंडली है। और यदि हम क्या करें, इसमें बहने वाली धारा, ठीक, स्वप्रेरण की घटना, ठीक है, यदि हम इस कुंडली में बहने वाली धारा के मान को क्या कर दें, परिवर्तित कर दें, धारा के मान को क्या कर दें, परिवर्तित कर दें। परिवर्तित करने का मतलब यानी कि धारा के मान को या तो बढ़ा दें या फिर कम कर दें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस कुंडली के भीतर एक क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण की घटना कहते हैं, क्योंकि इसी कुंडली में धारा बह रही है, स्व मतलब स्वयं, उसी कुंडली, इसी कुंडली में धारा बह रही है, उसी कुंडली की धारा को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक नई धारा या एक नया प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, जनरेट हो रहा है। इससे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। काय की घटना कहते हैं, स्वप्रेरण की, ठीक। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि देखो, धारा को यदि आप धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो धारा परिवर्तित होने की वजह से अपन ने पढ़ा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि धारा में यदि परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन। और चुंबकीय क्षेत्र किससे संबद्ध होता है, चुंबकीय फ्लक्स से होता है कि नहीं, फाई बी बराबर बी इंटू ए। तो अगर धारा में परिवर्तन हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बदला तो फ्लक्स बदलेगा। और फैराडे का द्वितीय नियम क्या था कि यदि फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में यदि क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो ये अब जब ये बदलेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के भी कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक। फ्लक्स परिवर्तन की दर के भी कैसा होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर इसमें परिवर्तन हुआ समय के साथ तो फिर क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जो यहाँ पे हो रहा है। तो स्वप्रेरण की घटना को क्या लिखना है, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को यदि क्या कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस घटना को हम स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। और यदि परिपथ बंद है तो इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और यह धारा सदैव उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई। अरे सीधी सीधी बात है अपनी बुंदेलखंडी भाषा में कि भाई जिस थाली में खाया उसी थाली में क्या करा, छेद के, ठीक। यानी जैसे वही जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी मतलब उसी का विरोध करना है, सीधी सीधी बात है ये, ठीक। तो ये हमारा स्वप्रेरण है। अब इसका एक सवाल और देख लेते जल्दी से, इसी के साथ दे रखा है 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक लाइन तुम्हें 2-3 लाइनें लिखनी है इसकी परिभाषा की, चित्र बनाना नहीं बनाना नहीं, ये तो हमने समझाने के लिए तुम्हें बता दिया है कि ऐसे होता है, ठीक। देखो क्या दे रखा है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व दे रखा है, एल का मान दे रखा है 0.4 मिली हेनरी, इसको हम बदल देंगे 10⁻³ हेनरी, ठीक है। इसमें बढ़ने वाली धारा का मान, इसमें बहने वाली धारा का मान जो है dt यानी समय है 0.1 सेकेंड में, ठीक है, कितना हो रहा है, 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। 1 एम्पियर से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो, मतलब धारा जो है परिवर्तन कितना हो रहा है, 1 एम्पियर, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो, ई का मान बताना है हमें, ठीक है। तो ई बराबर क्या होता है अपना, L di/dt, ठीक, याद है, L di/dt। L का मान कितना है अपना 0.4 है। अब सुनो, मोड लगा दें ताकि ये माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। 10⁻³ इसका मान रख दो 1/0.1, ये 10 आ जाएगा, घात बढ़ा दें, ठीक है, दशमलव, और तो कुछ दिया नहीं है। ई बराबर, इसको अपन लिख सकते क्या, ऐसे लिख दो 0.4 × 10⁻³ और ये कितना बटे में 10 है, ठीक है। और चाहो तो इसको तो ले 100 हो जाएगा, इसको और ऊपर ले आओ तो ई बराबर आ जाएगा तुम्हारा
4 गुणे 10 पे घात कितना, 1 2 3 4 5 वोल्ट। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 गुणे 10 पे घात -5 वोल्ट। ठीक, अगला है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन है 5वें का। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। अगला खंड है 5वें का। तो ट्रांसफार्मर बताओ कौन से सिद्धांत पे काम करता है, काय पे कार्य करता है, बताओ जल्दी से बताओ। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। ठीक है, तो 5वें का है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर इसकी क्रियाविधि समझाइए। तो ये हमने तुम लोगों को बताया भी है। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या हम तुम्हें बता चुके हैं, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें 2 कुंडलियां होती हैं, दोनों को पास पास रखा जाता है। एक कुंडली में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो दूसरी कुंडली में स्वतः ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं और यही सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की वो कह रहा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो धारा के मान को बढ़ाता है, यानी कम से कम धारा या कम से कम वोल्टेज को क्या करता है, अत्यधिक वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेप अप, यानी कि निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, इसका काम क्या है भाई, अब ये तो हो गया, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत। तो लिख देना, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत जो है वो हमने लिखवाया तो उसको लिख देना, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका परिपथ चित्र बनाकर इसकी क्रियाविधि, तो इसकी क्रियाविधि भी समझा देना कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, द्वितीयक में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, इस वजह से ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यानी कम वोल्टेज को ये क्या कर देता, अत्यधिक वोल्टेज में बढ़ा देता, क्योंकि जिस कुंडली में जिस कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि फैराडे का नियम ही था, क्या था, E बराबर -N d∅v/dt, यानी n क्या है, गुणामय है। ठीक है, तो द्वितीय मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी, यानी कम धारा आएगी, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हम बढ़ा देंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा, और यही तो हमें चाहिए, और क्या चाहिए। ठीक, तो इसकी यहाँ पे हम अभी उसमें दे देंगे। ठीक है, PDF वगैरह में ऐसे, नहीं तो स्क्रीन पे भी उधर हम लिखवा देंगे उसको, तो देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वें का खा, सरल सा है बिल्कुल। ठीक है, 5वें का जो था वो सरल है, फिर उसके बाद 5वें का खा, वो कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब, नंबर 1, प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। ध्यान से सुनना, 3 पॉइंट हैं, तीनों एक एक नंबर के हैं। पहला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, C बराबर A/K∈0/D, यही होती है। तो वो क्या कह रहा है कि अब इनमें वो क्या कह रहा है, पहला कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, यानी कि ये दूरी क्या करी जा रही है, बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे बिल्कुल देखो फॉर्मूले से, तुम्हें कुछ नहीं करना है ना, तुम ज्यादा उसको सोचना कि ये तो सर ने पढ़ाया नहीं, फॉर्मूला है अपने पास, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। दूरी दोगुनी कर रहा है मतलब बढ़ा रहा है, दोगुनी दूरी बढ़ेगी, धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आ गया। अगला है क्या, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया है, अब ये क्षेत्रफल क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, तो भी धारिता क्या होगी, घटेगी। क्षेत्रफल आधा कर रहा है, पहले तो पूरा था, अब कैसा कर दिया, आधा, क्षेत्रफल घटा दिया मतलब धारिता भी घट जाएगी। इसके बाद अगला, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत भर दिए जाए, तो भाई जब परावैद्युत नहीं होगा, जैसे परावैद्युत नहीं होगा तो के नहीं आएगा, ठीक, और परावैद्युत भर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और के का क्या होगा, गुणा होगा, और जब के का गुणा होगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तीनों चीजें हैं, बिल्कुल सरल सा है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो समझा भी दिया है कि दूरी बढ़ी धारिता घटेगी, क्षेत्रफल घटा धारिता घटी। परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो परावैद्युत पदार्थ पे तो निर्भर करती है, अगर परावैद्युत पदार्थ नहीं भरेंगे
तो धारिता कम रहेगी, और परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि विद्युत रोधी पदार्थ के आ जाने से विभव कम होता है, विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे के का मान जैसे ही हम रखेंगे धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला खा के बाद अगला है 5वें का गा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को तुम बताना। ठीक है, देखो प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय, सरल सी परिभाषा पूछ रहा है विवर्तन और व्यतिकरण की। ठीक है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब दो तरंगें किसी माध्यम में जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वहां हुआ जो व्यतिकरण होता है वो संपोषी व्यतिकरण होता है, यानी अधिकतम तीव्रता। और जहां पे कम होती है तीव्रता उसे वहां पे विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, जहां पे संपोषी व्यतिकरण होता है वहां फ्रेंजें कैसी बनती हैं? दीप्त। और जहां पे विनाशी व्यतिकरण होता है वहां कैसी बनती है? अदीप्त। ठीक है, इसके अलावा विवर्तन किसे कहते हैं? तो विवर्तन क्या है? किसी पतली धारदार नोक वाली किसी ब्लेड से, या मान लो सुई की नोक है उससे, या धारदार तीव्र झिर्री के द्वारा प्रकाश का उसके किनारों से क्या हो जाना? मुड़ जाना। मुड़ जाने की घटना जो है वो क्या है? विवर्तन कहलाती है। ठीक, किसी तेज धारदार झिर्री के किनारों से प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसको किसने बताया था? तो इनको इसके बारे में दो वैज्ञानिक फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर ने इनको विवर्तन को दो रूप दिए थे। एक तो फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है और एक फ्रेस्नेल विवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद वो आगे कह रहा है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो व्यतिकरण कब हो सकता है? व्यतिकरण के लिए भैया आवृत्ति बराबर होनी चाहिए दोनों तरंगों की। ठीक, आयाम बराबर होनी चाहिए, दोनों तरंग स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। ठीक, ये सब चीज़ें तीन चार पॉइंट हमने लिखवाए थे, वही आपकी आवश्यक शर्तें हैं व्यतिकरण की। ठीक है, तो ये 5वें का हमारा व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए वो कह रहा है कि इनकी संतुलित भुजाओं के लिए प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। तो एक दिन हमने व्हीटस्टोन सेतु बताया भी था। ठीक है, और बिल्कुल सरल है, किरचॉफ के नियमों पर आधारित युक्ति है जिसमें हमारे 4 प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, और इनके यदि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, ठीक है, बीच में यहाँ पे क्या लगा होता है? धारामापी। यदि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो चारों प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो कैसा रहता है? बराबर रहता है। ठीक, चारों प्रतिरोधों में जो संलग्न भुजाओं का अनुपात है वो कैसा रहता है? बराबर। जैसे P है, ये Q है, ये R है, ये क्या है? S। तो P बटे Q बराबर R बटे S रहता है। कब? धारामापी जब विक्षेप ना हो। ठीक, शून्य विक्षेप की स्थिति। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना है, तो ये बैटरी है, ये लगी हुई है, यहाँ पे हमारा क्या है? कुंजी है। ठीक, तो यहाँ से हमें कोई लेना नहीं, किरचॉफ के नियमों पर आधारित है ये। ठीक है, अब हमें इसके लिए निकालना है। तो यहाँ से देखो, आप ध्यान से देखना है, इधर डेरिवेशन बता रहा है। आई धारा आएगी इस वाले पॉइंट पे, यानी ए पॉइंट पे आकर ये दो भागों में डिवाइड होगी, I1 और ये कौन सी? I2। ये भी इधर I1 और इधर कौन सी जाएगी? I2। इस वाले पॉइंट पे आके जुड़ जाएगी और वापस से कौन सी? I धारा जाएगी। ठीक है, तो हम किरचॉफ के प्रथम नियम को लगाते हैं। ठीक, किरचॉफ के प्रथम नियम को लगाते हैं, याद रखना। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम यहाँ पे लगेगा बिंदु ए पर, बी पर, क्योंकि यहाँ पे संधि बन रही है। तो संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रथम और द्वितीय दोनों नियमों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो प्रथम नियम तो यहाँ लग जाएगा, क्या? I बराबर होगा हमारा I1 प्लस I2। तो ये टॉपिक देखो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका या तो सवाल आ जाएगा या किरचॉफ के दोनों नियम आ जाएंगे। ठीक, इसका सवाल भी आता है, वो सवाल चिन्ह परिपाटी पे वर्क करता है किरचॉफ के नियमों का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है, हम यहाँ पे किरचॉफ के नियम से देखते हैं।
तो इसको बना लेते हैं पहला लूप और इसको बना लेते हैं कौन सा, दूसरा लूप। पहले लूप में क्या हो रहा है, हम लोग इस तरीके से घूमते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक, इस तरीके से घूमा। धारा की दिशा में गए तो माइनस, धारा की दिशा में माइनस, ठीक, धारा की विपरीत दिशा में प्लस, क्या हो जाएगा तो I2R बराबर होगा किसके, 0 के। क्यों, क्योंकि विभवांतर, ये देखो विभवांतर आ रहा है, ठीक है, प्रतिरोध और धारा दोनों का गुणा। अरे ओम का नियम V बराबर IR, तो यहाँ पे भैया प्रतिरोध P है, धारा कौन सी बेरी I, तो इसका विभवांतर बराबर होगा इस सिरों का विभवांतर होगा, दोनों का अंतर किसके बराबर, 0 के। इससे हम दूसरे वाले नियम को हम वोल्टेज का नियम भी कहते हैं, दूसरा वाला नियम इस्तेमाल करें। पक्षांतर करो तो कुछ ऐसे आ जाएगा, I1P बराबर I2R। ये कहाँ किया हमने, लूप 1 में, ठीक है। अब आ जाओ अगले वाले लूप में, कौन से, लूप 2 में। बिल्कुल सरल है, देखो ऐसे घूमना है, ठीक है, हाँ वही। अब वो तुम लिख लेना क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉक घूम रहा है, हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि किसी किसी को एंटी क्लॉक अच्छा लगता है, किसी को क्लॉक अच्छा लगता है, जो तुम्हें दिख जाए वैसे कर देना, ठीक है, बस सरल है। धारा की दिशा में फिर गए तो ये माइनस में होगा हमारा, और धारा की विपरीत दिशा में गए, हाँ एक और भैया चिन्ह परिपाटी का भी, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप चाहे धारा की दिशा में चले, चाहे धारा की विपरीत दिशा, धारा की दिशा में गए तो माइनस, धारा की विपरीत दिशा में प्लस, ऐसा कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने कहीं और अदर बुक्स में ये पढ़ा है कि धारा की दिशा में प्लस, धारा की विपरीत दिशा में माइनस, तो भी ठीक है, ठीक है। बट ऐसे में ये जो हम बता रहे हैं तुम्हें चिन्ह परिपाटी, ये बिल्कुल सरल है, किसी सवाल में लगाओगे कंफ्यूज नहीं होगे, माइनस का चिन्ह नहीं आएगा ना प्लस आएगा, जो आपका करेक्ट मान आ रहा है वही आएगा, ठीक है। तो धारा की दिशा में माइनस, धारा की विपरीत दिशा में प्लस, क्या हो जाएगा, I1Q पक्षांतर कर लो I2S, ये बना समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग देने पर क्या आ जाएगा, I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। यही तो पूछ रहा था और कुछ पूछा ही नहीं। अब बस केवल सुनो, सिद्धांत लिखना है तुम्हें, और सिद्धांत क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ये सिद्धांत है, ठीक। और बाकी ये तुम्हें सिद्ध करना है किरचॉफ के नियमों से, ये तुम्हारे 3 नंबर इसके फिक्स हो गए, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स हो गया, क्लियर 3 नंबर मिल जाएंगे। बात ये कि या तो देखो ये आएगा, नहीं तो इसके संबंधित सवाल आएगा, ठीक। और अगर ये नहीं आया, सवाल भी नहीं आया, तो किरचॉफ के नियम, इस चैप्टर में महत्वपूर्ण यही चीजें हैं, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु और इसके सवाल, ठीक है। सवाल भी आता है, सरल आता है, बिल्कुल कोई कठिन नहीं आता, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अथवा दे रखा है, ठीक है, अथवा दे रखा है। अथवा में क्या है, अथवा है 5वें के घा का अथवा। सवाल दे रखा है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। अथवा में सवाल दे रखा है, और कौन सा है, क्या है, देखो हम सवाल को पढ़ते हैं। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों के अनुपात, लंबाइयों के अनुपात दे रखे हैं, ठीक है। एक ही धातु है, धातु एक ही है, मतलब इनका विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होगा, ठीक है। धातु कौन सी है, एक ही धातु है, तो विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, 1 होगा। इसके अलावा घनत्व भी कैसा होगा, 1 ही होगा, क्योंकि धातु एक ही है, धातु परिवर्तित नहीं हुई है, ठीक है। तो इनकी लंबाइयों का अनुपात दे रखा है L1, L2 और L3। कितना दे रखा है, 3:2:1, और इनके द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है M1, M2 और M3। कितना दे रखा है, 1:2:3, ये दे रखा है। तो वो कह रहा है आगे कि उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी R1 अनुपात R2 अनुपात R3, इन तीनों का हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। तीनों का हमें क्या करना है, मान बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिरोध का फॉर्मूला अपने पास होगा, ठीक। तो यहां पे देख लेते हैं तार का प्रतिरोध, ठीक है। पहले फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद
तार का प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर रो एल अपॉन में ए, सबको याद है, आर बराबर रो एल अपॉन में ए, विशिष्ट प्रतिरोध को इंक्लूड करके। अब अपन को पता है V बराबर आयतन, तार जो होगा वो बेलनाकार होगा। अब बेलन का आयतन क्या होता है, V बराबर, ये वोल्टेज नहीं है, आयतन है, वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एल, यही होगा। इसको हम क्या लिख सकते, ए एल लिख सकते। और इसका जो मान है आयतन, ठीक है, आयतन है, आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे, अरे क्यों, अरे आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान कितना m और घनत्व कितना मान रहे हैं हम, इसका रो नहीं मानेंगे, यहाँ पे d मान लेते, ठीक है, डेंसिटी यानी कि d, ठीक है। तो यहाँ पे d मान लिया हमने, ये उसका क्या है, आयतन है, ठीक, m बटे में कितना d। अब घनत्व है, हम यहाँ से अगर इसका देखो क्षेत्रफल निकालें, यहीं से a का मान निकालें, बात नहीं करो तो देखो इसका a निकालो तो क्या आ जाएगा, m d और l आ जाएगा। यानी अब हम इसके लिए R1 R2 R3 जो भी हमें मान निकाला उसके लिए रख सकते। अब यहाँ पे देखो a का मान अब इसमें रखें तो R बराबर हो जाएगा हमारा रो है L, ठीक है, और इधर L स्क्वायर हो जाएगा बटे में रखने पे, ठीक है, इसको बटे में रख L स्क्वायर M और D। अब यहाँ दो चीजें देखो, यहाँ दो चीजें देखो, देखो यहाँ पे हम फिर से रख के बता रहे हैं, ठीक है। A, अब R का मान रखना है तो रो ज्यों कहते हो अपना, इधर देखो L, ये A का मान कितना है अपना M, ठीक है, और D और L ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा, R बराबर रो D L स्क्वायर बटे में M हो जाएगा। यहाँ पे दो चीजें नियत हैं, क्यों नियत है, हम शुरू में बोल चुके थे, क्या था भैया, ये घनत्व है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये क्या है, घनत्व है, एक ही तार का, एक ही पदार्थ का तार इस्तेमाल किया गया, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। तो R जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, L स्क्वायर और M के होगा। अब हमें मान निकालना है किसका, R1 अनुपात R2 अनुपात R3, तो क्या हो जाएगा भैया, L1 का स्क्वायर बटे M1 अनुपात L2 का स्क्वायर बटे M2 अनुपात L3 का स्क्वायर बटे M3। हम मान रख दें, मान रखते जाओ, देखो सीधा वर्ग करके L का मान कितना है, L1 का मान 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। M1 कितना दे रखा है, 1, इसका वर्ग 2 का वर्ग, इसका मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, इसका मान कितना है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये कितना दे रखा है, 3, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, है हाँ, कौन वो नहीं कटेगा। अब इस 3 का हमें गुणा करना पड़ेगा, इसमें करो, 3 नाम 27, 3 दूनी, और इधर तो ज्यों करते हो तो 1, यही हमारा क्या आना है, आंसर आएगा, ठीक, बिल्कुल सरल सवाल है, अथवा का है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो, देखना हो तो देख लो, लिखना है लिख लो, जो भी करना है, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र। बिल्कुल सरल सवाल है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है और 5वें का डा, ठीक है। संपर्क में दो लेंस रख रहा है वो, ठीक है, पतले लेंस हैं, कोई से भी, हम यहाँ पे उत्तर ले लें, ठीक है। हाँ, उसने लेंसों के नाम नहीं बताया, डेरिवेशन अपन ने यही से पढ़ी है, और कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप उत्तर ले लो चाहे उत्तर ले लो, केवल अंतर आएगा फोकस दूरी का, ठीक है, प्लस माइनस में फोकस दूरी रखनी पड़ेगी। उत्तल अगर लेते हो तो दोनों फोकस दूरियाँ प्लस में, अगर एक उत्तल एक अवतल लेते हो तो एक फोकस दूरी प्लस में एक माइनस में।
अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस रखी जाएगी। ठीक, तो दो लेंस हमने यहाँ पे संपर्क में रख दिए, एक को L1 और दूसरे को L2। यहाँ पे हम वस्तु मान लेते हैं O पे रखी है, इस तरीके से जाएगी। पहले वाले लेंस से इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, और पहले वाले लेंस से अपवर्तन होने के बाद ये प्रकाश की किरण ऐसे झुकेगी, तो ये वाली किरण जाएगी ऐसे, यानी कहाँ मिलेगी, ये आई पर। ठीक, कहाँ पे मिलेगी, आई डैश पर। अब फिर दूसरी वाले लेंस के लिए अपवर्तन होगा तो यह आएगी आई पर। ठीक है, अब जो आई डैश है वो दूसरे वाले लेंस के लिए काय का काम करेगी, आभासी वस्तु का काम करेगी। ठीक, दूसरे वाले लेंस के लिए ये काय का काम करेगी, आभासी वस्तु का, और ये काय का काम करेगी भैया, ये काम करेगी प्रतिबिंब का। ठीक, तो अब पहले वाले लेंस की फोकस दूरी हम मान रहे कितनी, f1 है, तो रख दो 1/f1 बराबर 1/v माइनस 1/u। ये तो लेंस सूत्र पड़ा है। अब पहले वाले लेंस से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पे, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v डैश है। वस्तु की दूरी क्या है, u। समीकरण बना 1। अब भाषा वगैरह है वो तुम लिख लेना। ठीक है, दूसरे वाले लेंस के लिए f2, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v पे, वस्तु की दूरी क्या होगी, v डैश होगी। समीकरण नंबर, हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, जोड़ दें समीकरण 1 व 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर। जोड़ो तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश 1/u प्लस 1/v, और ये v डैश, ये तो कट जाएगा। इसको लिखो तो 1/f1 प्लस 1/f2, 1/v आगे, u पीछे। इसका मान अपन को पता है इतने का क्या होता है, 1/f होता है, तो 1/f बराबर क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2। ये उसके लिए है भैया। दो लेंस हमने लिए थे, कौन से, उत्तल। एक अवतल लेते तो यहाँ क्या लगा देते, माइनस, बधाई सो। दोनों अवतल होते तो यहाँ माइनस। ठीक, दोनों उत्तल हैं इसलिए हमने दोनों काय में लिए हैं, प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये हमारा सरल है, इसकी भाषा है, तुम लिख लेना ऐसे कि दो लेंस L1 व L2 परस्पर संपर्क में रखे हैं। लेंस L1 से U दूरी पर स्थित एक बिंदु O है जिस पर वस्तु रखी है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण पहले लेंस से अपवर्तित होकर आई डैश पर प्रतिबिंब बनाती है। आई डैश जो है वो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है। उसके बाद तुम्हें ये डेरिवेशन करनी है, 5 लाइन की डेरिवेशन है, सरल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर तुम्हारे पक्के।